तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन हम इंसान आज पढ़ने जा रहे हैं आरबीआई का कैश रिजर्व रेशियो CRR। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था आरबीआई रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई रेपो रेट, आरबीआई का प्रमुख कार्य, आरबीआई का कब स्थापना हुई थी। चलिए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो हमको हमेशा से याद हो जाएगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और इसका कार्यालय कहाँ था? कोलकाता में था। 1937 में इसको मुंबई में लाया गया, ठीक है। इसके 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके आरबीआई की प्रमुख कार्य पढ़ लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावना बैंक के मूल कार्य निर्धारित करता है। मौद्रिक नीति तैयार करना, वित्तीय प्रणाली का विनिमय करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, मुद्रा जारी करना, सरकार की बैंकों और बैंकों का बैंकर के रूप में काम करना, और उसके बाद साख नियंत्रण करना और मुद्रा लेने देने का नियंत्रण करना। ये सब इसके आरबीआई के प्रमुख कार्य थे। रेपो रेट क्या था हमारा? जब आप जानते हैं कि कोई बैंक है, ठीक है, और ये हमारा आरबीआई बैंक है, ये हमारे कई सारे बैंक हैं, और ये कई सारे बैंक किससे लोन लेते हैं? आरबीआई से लोन लेते हैं। तो ये क्या करता है? ये 4% 2% से एक रात के लिए भी पैसा लेता है, तो इन बैंकों को क्या देता है? ब्याज देता है। इसे रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। ये रेपो रेट नहीं होता है, ये रिवर्स रेपो रेट में बता रहा हूँ। रेपो रेट क्या होता है कि मान लीजिए बैंक है, बैंक इससे क्या ले रहे हैं? आरबीआई से पैसा ले रहे हैं, तो क्या हो गया? तो आरबीआई से पैसा लेंगे भैया, तो आरबीआई क्या करेगी? ब्याज पे पैसा इन लोग को देती है, ठीक है। क्या देती है? कर्ज देती है आरबीआई। जब आरबीआई इन सब बैंकों को कर्ज देगी तो भैया उसके बाद में उससे कुछ पैसा वैसा लेगी कि नहीं? अगर आरबीआई बैंक है और ये सारे सब वाणिज्य बैंक है, तो आरबीआई क्या करती है? इन लोगों को पैसा देती है, और ये लोग बैंक क्या करते हैं? कम ब्याज पे पैसा लेते हैं और अधिक ब्याज पे ग्राहकों को पैसा देते हैं। उसके बाद क्या होता है? फिर ये ग्राहकों से अधिक ब्याज पे पैसा लेते हैं, इनका ब्याज अधिक लेते हैं। फिर ये मान ली आरबीआई 4% लेती है, तो ये सब 12% देते हैं, 12% ग्राहकों को देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? 12% रिकवर करते हैं, फिर आरबीआई को 4% दे देते हैं। इस तरह वाणिज्य बैंक को पैसा कमाते हैं, ठीक है। फिर हमारा रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया? रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया कि आरबीआई क्या करती है? ब्याज पे पैसा बैंकों को देती है, ठीक है। मगर इसमें क्या हो जाता है कि अब बैंक सब मिलकर आरबीआई को पैसा देते हैं और ब्याज कमाते हैं, ठीक है। अब आरबीआई क्या करती है? ग्राहक बन जाती है और इन बैंकों को ब्याज देती है, ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार बैंक अपना जो पैसा बचता है वो आरबीआई को जमा कर देते हैं और उसके बदले ब्याज पे पैसा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आरबीआई भैया बहुत कम ब्याज देती है, 1%, 2%, 4% देती है, और इन लोगों को ज़्यादा फायदा होता नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि यह रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा पैसा डालते नहीं। मगर कभी कभी क्या करती है आरबीआई? जब देखती है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, ठीक है, इधर उधर छिछा लेदर मच रहा है, तो क्या करती है आरबीआई? अपना रेट हाई कर देती है। इसका मतलब 4% ब्याज देती थी, अब वहाँ पे 6% ब्याज देने लगते। सारे क्या होते हैं? बैंक मिलके पैसा सब बिटोर के इसी को देने लगते। कहते हैं यार यहाँ से पैसा डूबेगा भी नहीं, और कई ग्राहक को पैसा देते हैं, लेके भाग जाते हैं, नीरव मोदी बन जाते हैं, विजय माल्या बन जाते हैं। तो इससे अच्छा तो इनको पैसा दे, कम ही पैसा मिलेगा, कम से कम पैसा सुरक्षित तो अगर पैसा। इसे क्या करते हैं? ये लोगों को कम पैसा देना बंद ही कर देते हैं, नाम मात्र का देते हैं, और सब क्या करते हैं? आरबीआई को दे देते हैं। आरबीआई क्या करता है? इनके पैसे पे ब्याज देता है, उल्टा ब्याज देता है। तो इस तरीके से बैंक इधर से भी कमाते हैं और इधर से भी कमाते हैं, दोनों तरफ से कमाते हैं, इसीलिए मालामाल होते हैं। तो ये हो गया रिवर्स रेपो रेट। फिर हम आगे पढ़ेंगे कैश रिजर्व रेशियो CRC। इसमें क्या होता है? आरबीआई की जो नीति होती है, कई तरीके से बैंक चलाना पड़ता है, सबके माथे घूम जाते हैं भैया बैंक चलाने में। पैसा आया पैसा गया, लक्ष्मी को रोकना बहुत मुश्किल होता है आज के काम में। हाथ में पैसा आ गया तो तुरंत उड़ने में समय नहीं लगता। आरबीआई के पास इतना पैसा बताओ कैसे रखती होगी, ठीक है। तो उसके लिए नीति बनाई जाती है लक्ष्मी को रोकने के लिए, एक दरवाजे से जाए तो दूसरे दरवाजे से फिर आ जाए, ऐसी नीति बनाती है। तो हमारा देख सकते हैं मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान अक्सर इस पर भी कॉल ली जाती है। यहाँ बता दें कि सभी बैंकों के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास जमा रखें। इसे नकद आरक्षी अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो CRR कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर किसी भी मौके पर या एक साथ बहुत सी संख्या में जमाकर्ता अपना पैसा निकालने आ जाए तो बैंक डिफ़ॉल्ट ना कर दे। इसका मतलब कि अगर कोई बैंक है, ठीक है, तो उसका 1/4 या कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि कई सारे लोग आते हैं दीपावली होली में पैसा निकालने और खर्च करने आते हैं। अगर सब एक ही बार आ जाएंगे पैसा निकालने तो क्या होगा? पैसा बैंक में रहेगा नहीं और बैंक क्या हो जाएगा? डिफ़ॉल्ट घोषित हो जाएगा। इसलिए कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, या बैंक सब पैसा लेके भाग ना जाए ग्राहकों का। भागेगा तब भी उसके पास आरबीआई उन सब
ग्राहकों को पैसा दे देगी। इस तरीके से एक नीति बना के रखती है कि लक्ष्मी आए तो जाए, ना जाए तो आए ना, ठीक है। तो ये आरबीआई जब ब्याज दरों में बदलाव किए बिना बाजार में लिक्विडिटी कम करना चाहती तो वो सीआरसीसी बढ़ा देती। इससे बैंकों के पास बाजार में कर्ज देने के लिए कम रकम बचती है। वहाँ सीआरआर को घटाने से बाजार में नकदी की सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है। सीआरआर ये क्या होता है, एक राशि को जमा करना पड़ता है सभी बैंकों को आरबीआई के पास। और क्या करती है आरबीआई, जब देखती है कि उस ब्याज दरों में बदलाव किए बिना बाजार में लिक्विडिटी कम करना चाहती है तो वो सीआरआर बढ़ा देती है। इससे बैंकों के पास बाजार में कर्ज देने के लिए रकम कम बच जाती है। इसका मतलब इसने कहा कि मेरे पास 100 रुपया में से 10 रुपया जमा करो तब तुम बैंक खोल सकते हो, आरबीआई ने कहा। तो बैंकों ने 10 रुपये जमा कर दिया। अब क्या किया कि अब देखा कि अरे बाजार में बहुत पैसा दे रही है, तो कहा कि इतना पैसा दे रहे हो, अगर सब लेने आ जाएंगे तुम्हारी तो गांड फट जाएगी। अब तुम हमको 100 रुपये की जगह 50 रुपये जमा करो। जब बैंक इसको 50 रुपये जमा कर देगा तो 50 रुपये बांटेगा ना, तो 50 रुपये बांटेगा, 50 रुपये लेने आ जाएंगे सब, तो क्या करेगा, अगर इस पास पैसा नहीं रहेगा तो आरबीआई से लेके दे देगा। एकदम सिंपल होता है। तो यही फंडा होता है कि बैंक पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में अपनी गांड न फाड़ ले। तो इसलिए क्या होता है, आरबीआई ऐसे कुछ पैसे लेके रखता है जिससे कि सब पैसे बांट देगा, सब पैसा लेने ही आ गए तो बाकी पैसा, आधा पैसा मार्केट में फंसा है, 50% बांट दिया, मान लीजिए 50% बांट दिया पैसा। अगर 50% में से 30% ही लोग आ गए तो तुरंत सब पैसा बाजार से निकाल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये मान लीजिए 50% बांटा है तो 20% ही निकाल पाएगा, 30% क्या करेगी आरबीआई इसको दे देगी, जो जाओ अपने ग्राहकों को दे दो, वरना तुम्हारी गांड फट जाएगी, डिफॉल्ट बन जाओगे। इसीलिए कैश रिजर्व रखती है कौन, आरबीआई। अपने परिवार में भी देख लो, अगर कोई आपकी माँ होगी, आप बहन होगी या कोई भी औरत होगी तो पैसा रिजर्व करके रखी रहती है। आप 10,000 कमाते हैं तो उसके पास 1 लाख रिजर्व करके रखेंगे। कोई बीमार पड़ता है तो अपने आप पैसा निकलता है, कोई त्यौहार आता है तो अपने आप पैसा निकलता है। क्यों? क्योंकि उस समय खर्चा, आपकी कमाई 100 रुपया होती है और खर्चा कितना हो जाता है 1000, तो बाकी 900 रुपया कहाँ से आता है, तो ये महिलाओं के पर्सों जेबों में से आता है और इस तरह बना रहता है। उसी तरह आरबीआई भी ये काम करती है। इतना समझ गए होंगे, अब इससे ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता, समझाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा वीडियो। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला टॉपिक है आरबीआई सीमांत स्थायी सुविधा। ये क्या है, आरबीआई सीमांत स्थायी सुविधा। इस सुविधा के तहत बैंक आरबीआई से एक रात के लिए कम से कम 1 करोड़ या उसके गुरज में उधार ले सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि किसी बैंक के पास आ गया गांड फाड़ो, तो क्या कर सकते हैं कि इस सुविधा के साथ आरबीआई एक रात के लिए कम से कम 1 करोड़ या उसके गुरज में उधार दे सकती है, ठीक है। 1 करोड़ उसके गुरज में, 1 करोड़ से 10, 20, 30 जितना चाहे उतना गुरज में उधार दे सकती है। कोई बात नहीं, आरबीआई के लिए बहुत पैसा एक रात के लिए दे सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। तो इसमें क्या गया कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड के लिए भी आरबीआई ने कहा ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छा, ये हमारा एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी है किसान, और जो फसल होती है उसी से हमारा सब खाते पीते ऐसे करते हैं। ये क्या होता है कि इसमें साफ दिखाई दे रहा है भैया कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक ग्रामीण को बस लोन देंगे, राष्ट्रीय कृषि के लिए लोन देंगे, बस साफ है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक नाबार्ड मुंबई महाराष्ट्र अवस्थित भारत के एक शीर्ष बैंक है। इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों, योजना, परिचालन, नीति मामलों, भारत में के ग्रामीण अंचल अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्राप्त है, इन लोगों को दे सकती है, इसका कभी नहीं डूबेगा। शिवराजन, ये बहुत पूछा जाता है, शिवराजन समिति कमेटी की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम को 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम पूछा जाएगा, बहुत सरल पेपर बनाएगा तो पूछा जाएगा कहाँ कहाँ स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इसमें तो क्वेश्चन की भरमार मुझको दिखाई दे रहा है। इसमें क्वेश्चन की भरमार क्या है, यहाँ पे एक शिवराजन समिति कमेटी की सिफारिश पे से बनाया गया। यह कृषि आय ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड स्थापना की गई थी। इतना एकदम याद कर लीजिए, ये एकदम इसमें से तो बहुत क्वेश्चन आएगा। फिर हमारा अगला क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी। अब इसमें क्या है कि किसानों को दे दिया, तो भैया लघु उद्योगों के लिए भी चाहिए ना कोई बैंक जो सिर्फ लघु उद्योगों के लिए पैसा दे। वो कृषि के लिए दे रहा है तो हम लघु उद्योगों के लिए देंगे। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के लिए सिडबी का किया गया और उसके लिए नाबार्ड बैंक बनाया गया है ग्रामीण किसानों के लिए। तो इसमें लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी स्मॉल भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था जो सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योगों की वृद्धि और विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। यह लघु उद्योग क्षेत्र में के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास तथा इसी की तरह गतिविधि में लगी अन्य संस्थाओं में कार्यरत के समन्वय के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था है। इसमें क्या आता है भाई, लघु उद्योग जैसे
चप्पल बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये धूप बत्ती बनाना, गिलास बनाना, कप बनाना, प्लेट बनाना, ठीक है, ये सब होता है हमारा लघु उद्योग। गोबर से अगरबत्ती बनाना, तो ये सब क्या है, इसके लिए बताइए, इसके लिए हमें लघु उद्योगों के लिए सीडबी बैंक बना। इसकी स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990। कब हुई? 2 अप्रैल 1990। कब हुई? 2 अप्रैल, याद कर लीजिए, 2 अप्रैल 1990 में हुई। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 में हुई। 12 जुलाई 1982 में। क्या 12 जुलाई 1982? याद रखिए, ये जरूर पूछा जाएगा। सन तो एकदम याद रख लीजिए, गुदना की तरह गुदवा लीजिए सीने पे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसकी स्थापना संबंधी अधिकार पत्र भारतीय लघु विकास बैंक अधिनियम 1989 में सीडबी की परिकल्पना लघु क्षेत्र के उद्योगों संवर्धन, वित्त पोषी विकास और लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों के संवर्धन और वित्त पोषण अथवा विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करने, इसके प्रशासनिक मामलों के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में किए गए थे। इसका सीडबी का मुख्य कार्य है कि यह सभी प्रकार के लघु उद्योगों को लोन देगी, उनको बढ़ाएगी, उनके विकास के लिए कार्य करेगी। चलिए बढ़ते अगले टॉपिक को ले। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, भारत के प्रतिभूति और वित्तीय का नियामक बोर्ड। इसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नाम सुनते ही बड़े बड़े कंपनियों की गांठ फट जाती है, ठीक है। सेबी जब आती है, ठीक है, SBI सेबी, तो सेबी जब आती है सबकी गांठ फाड़ देती है सेबी, ठीक है। सेबी जब आएगी तो समझ लीजिए SBI के बीच में आ गया ए, ये ऐसे नियम बनाती है और ऐसे सहारा को लपेटी थी, सहारा के मालिक, उसको तो भाई जेल में रहना पड़ा, उसकी गांठ फट के हाथ में आ गया। अब सेबी से वो पंगा नहीं लेगा, ठीक है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में होती है। इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर 1988 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। भारतीय संसद द्वारा पारित सेबी अधिनियम 1992 के साथ 1992 में इसे वैधानिक अधिकार भी दिया गया था। सेबी का मुख्य, सेबी नहीं आई थी तो इतना चिटफंड कंपनियां थी, जुड़िए मल्टीनेशनल 500 हज़ार 1,000 लगाइए, कमाई 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 भागी भागी भागी, ऐसे ही कमाई 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 भागी भागी, स्पीक एशिया, लूट लो इंडिया, ऐसा ऐसा कोई कंपनी बनाती है सब, लूटो 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 भागो भागो, ऐसा ऐसा कंपनी बना के सब खोले थे और लूट के भाग जाते थे। सेबी जब से आई है तब से सब कंपनियां बंद हो गई हैं, सबकी गांठ फाड़ के तुरंत छापा मार के बंद कर देती है लूटने से पहले। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में बांद्रा पूला परिषद में व्यावसायिक जिले हैं, जहाँ क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय इसका, ठीक है। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय इसका है। सेबी के अस्तित्व में आने से पूंजी निर्गम नियंत्रक नियामक अधिकरण, जिसे पूंजी मुद्दे नियंत्रक अधिनियम 1947 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त थे। जब से सेबी आ गई तब से सबकी पूंजी बच गई और सबका पैसा बचने लगा। चलिए बढ़ते अगले टॉपिक को, राष्ट्रीय आवास बैंक। अब सबके घर आवास भी होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, आपने देखा होगा, रोटी कपड़ा और मकान भी सबके पास होना चाहिए। राष्ट्रीय आवास बैंक की आवासीय वित्त के लिए सर्वोच्च संस्था, इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 में हुई थी। संसद के अधिनियम अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के अधीन की गई थी। इसका उद्देश्य आवास वित्त संस्था में उन्नति के लिए एक प्रधान एजेंसी के रूप में कार्य करने और ऐसी संस्थाओं को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना। अधिनियम में अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रीय आवास बैंक को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करना: आवासीय वित्त संस्थाओं को सुदृढ़ वित्तीय आधार पर विधि सुनिश्चित करने के लिए उन्हें निर्देश जारी करना। अनुसूची बैंक आवास वित्तीय संस्थाएं अथवा केंद्रीय, राज्य तथा प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत किसी प्राधिकरण जो गंदी बस्ती पुनर्विकास कार्य में लगे रहे, जो किसी का अग्रिम प्रदान करता है, आवास के उद्देश्य से संसाधन जुटाना और आवास हेतु ऋण प्रदान करने के लिए योजना बनाना। राष्ट्रीय आवास बैंक का क्या काम है? इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 में हुई थी और इसका काम है लोगों को घर देना, यही इसका मेन काम है। हमारा अगला भारतीय निर्यात आयात बैंक। इसमें क्या था? भारतीय आयात निर्यात, जैसे मैं बता दूं, निर्यात माने बाहर भेजना, आयात माने देश के अंदर लाना। निर्यात माने बाहर, आयात माने देश के अंदर लाना। निर्यात माने देश के बाहर भेजना और आयात माने देश के अंदर लाना। याद रखिएगा, इस बैंक का कार्य क्या है? देश में आयात निर्यात पे पैसा वैसा देना, बैंक देना। सन 1982 में भारतीय आयात निर्यात बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत भारत में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विकास बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। 1981 याद रख लीजिएगा। यह देश की प्रमुख निर्यात वित्तीय संस्था। भारत सरकार ने इस संस्था को स्थापना मात्र भारत में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नहीं किया, परंतु भारत में विदेशी व्यापार और निवेश द्वारा संपूर्ण आर्थिक विकास की गति लाने के लिए किया था। बैंक का मुख्य उद्देश्य आयातकों और निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। यह देश के विदेशी व्यापार को बढ़ाने हेतु कार्य करने वाली संस्था है,
जो माल और सेवाओं के आयात एवं निर्यात के लिए वित्त उपलब्ध कराती है। कार्य के लिए तरीकों से संपर्क करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था है। ये इसका कार्यालय कहाँ है? इस एक्सिस बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। एक्सिस बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित, इसलिए भारत में और विदेशों में 17 कार्यालयों का समूह है। ठीक है, एक्सिस बैंक इसका प्रधान कार्यालय। ठीक है, एक्सिस बैंक इसको बनाया गया था आयात और निर्यात के लिए। हमारा अगला है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है, ये कब किया गया था? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक देखते हैं वो कौन बैंक है? वो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। इसका गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत वित्तीय संस्था के रूप में किया गया था और यह भारत सरकार द्वारा 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 में अस्तित्व में आई थी। आईडीबीआई बैंक इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा ए के प्रावधानों के अंतर्गत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था का दर्जा प्राप्त है। सन 2004 तक यानी 40 वर्ष तक इसने वित्तीय संस्था के रूप में कार्य किया और 2004 में इसका रूपांतरण एक बैंक के रूप में हो गया। ठीक है, आवश्यकता महसूस होने पर वाणिज्य विवेक के आधार पर आईडीबीआई बैंक के रूप में रूपांतरित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 को निरस्त करते हुए इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया उपक्रम का अंतरण और निरंतर अधिनियम 2003 पारित किया गया। निरसन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी अधिनियम के अधीन 27 सितंबर 2004 को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ द इंडिया लिमिटेड आईडीबीआईडी रख दिया गया। नई कंपनी सरकारी कंपनी के रूप में निगमित हुई। तत्पश्चात प्रभावी तारीख 1 अक्टूबर 2004 से आईडीबीआई का उपक्रम आईडीबीआई लिमिटेड में अंतरित व निहित कर दिया गया। निरसन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आईडीबीआई लिमिटेड वित्तीय संस्था की अपने पूर्ववर्ती भूमिका के अतिरिक्त बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। बैंक के इन ऑर्गेनिक विधि के लक्ष्य को पाने के प्रयासों और तेजी लाने के उद्देश्य से बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 44A के प्रावधानों के तहत, जिसमें 2 बैंकिंग कंपनियों के स्वैच्छिक समामेलन का प्रावधान है। आईडीबीआई लिमिटेड की पूर्व स्वामित्व वाली संस्था आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का आईडीबीआई लिमिटेड में समामेलन कर लिया गया। यह विलय 2 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुआ था। तो आईडीबीआई बैंक क्या है? एक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। और एक्सिस बैंक क्या है? एक्सिस बैंक क्या है? भारत निर्यात आयात बैंक है। राष्ट्रीय आवास बैंक क्या है? और सेबी क्या है? ये सब पढ़ लिए। फिर उसके बाद हमारा है आरटीजीएस। आरटीजीएस बहुत देखते हैं, आरटीजीएस से पैसा भेजिए तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यह एक केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है जिसके माध्यम से अंतर बैंक भुगतान निर्देश प्रोसेसर है और ग्रोस आधार पर वास्तविक समय पर इसका निपटारण होता है। इसका मतलब कि अंतरण होता है, इसका निपटारण कर दिया जाता है। मान लीजिए आप है, ठीक है, इसमें क्या होता है? एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजने के लिए आरटीजीएस का उपयोग किया जाता है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक बैंक से दूसरे बैंक भेजो तो ये हो जाए वो हो जाए, तो इसमें निपटारा किया जाता है। इसमें न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए है। न्यूनतम राशि, अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। आरटीजीएस चाहे जितना पैसा भेज सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक, कोई लिमिट नहीं है। बाहरी लेन देन, एक आरटीजीएस भेजने के लिए बैंक की ओर से एक एप्स सेवा शुल्क लिया जाता है और इसे प्राप्ति लेन देन मुक्त होता है। जो प्राप्त करता है वो मुक्त होता है, जो भेजता है उससे लेता है। आरटीजीएस अंतर बैंक खाते के लेन देन के साथ ही ग्राहक के उच्च मूल्य लेन देन की व्यवस्थित करने के लिए बैंकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह संचालन करने के लिए इन्फिनेंट भारत का उपयोग करता है। इसको भारतीय वित्तीय नेटवर्क भी कहते हैं। इसका मतलब आरटीजीएस में आप चाहे जितना पैसा भेज सकते हैं। इसका न्यूनतम राशि 2 लाख है, अधिकतम कोई सीमा ही नहीं। एक बैंक से दूसरे बैंक में को पैसा भेजिए, मगर भैया उसका पैसा भी लेती है, कुछ शुल्क लेती है, तभी ये भेजती है एक बैंक से दूसरे बैंक। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है आरटीजीएस, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है? यह एक देशव्यापी धन हस्तांतरण प्रणाली है जो किसी भी अन्य बैंक की शाखा के लिए किसी भी बैंक की शाखा से फंड ट्रांसफ़र की सुविधा देता है। NEFT और आरटीजीएस के बीच अंतर यह है कि NEFT भुगतान बैचों में होता है और नेट निपटान, जबकि आरटीजीएस वास्तविक समय में सकल निपटान है। नेट निपटान का मतलब है कि विशेष बैंक शाखाओं से संबंधित लेन देन को होल्ड पर रखा जाता है और फिर राशि एक बैच में एक साथ प्रोसेसर होती है, चाहे वह इनकमिंग हो या आउटगोइंग हो। न्यूनतम अधिकतम लेन देन मूल्य के लिए कोई सीमा नहीं है और NEFT विदेशी प्रेषण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। समझे, काला धन नहीं आ सकता है। तो
NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र क्या है बताएं। यह एक देशव्यापी, ये एक ही भारत के अंदर ही इधर से उधर पैसा भेज सकते हो। सोचो कि विदेश से पैसा भेजो, चोरी से काला धन नहीं आ पाएगा। यह एक देशव्यापी धन हस्तांतरण प्रणाली है। एक ही भारत के अंदर ही एक देश से दूसरे देश 10 बार भेजो, 10 बार ले, कोई असुविधा नहीं है इसमें, ठीक है। पैसा काटती जाएगी। और इसमें NEFT और RTGS के बीच अंतर यह है, इसमें NEFT और जो NEFT होता है उसमें जब पैसा भेजेंगे तो उसमें कम पैसा काटता है, और जब RTGS भेजेंगे किसी से जब आप पैसा भेजते होंगे कहीं भी, आपको UPI से भेजेंगे तो उससे नहीं, जब आप पैसा भेजेंगे एक बैंक से दूसरे बैंक में तो NEFT कहता है कि आपको देर में पैसा भेजेगा, और ठीक है RTGS क्या कहता है कि अरे तुरंत ही पैसा हम भेज देंगे आपका। तो उसमें क्या होता है, RTGS बड़ी चार्ज लेता है और NEFT क्या होता है वो कम चार्ज लेता है। ये मेरा पर्सनल है। और इसमें देखिए क्या लिखता है, इसमें क्या है कि यही अंतर है कि NEFT भुगतान बेंचों में होता है, यह नेट निपटान, जबकि RTGS वास्तविक समय में सकल निपटारा है। इसका मतलब इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या है कि NEFT क्या है, जो NEFT क्या है, इसमें पैसा थोड़ा बाद में जाता है, 1-2 घंटा, 1 दिन, 24 घंटा बाद, हमको तो भेजते 3-4 घंटे में चला जाता है। और जब RTGS से भेजेंगे इसका तुरंत ही वास्तविक समय में 1 सेकंड के अंदर निपटारा हो जाएगा। तो भैया ये क्या है, ये RTGS है तो 4G है, और NEFT है तो भैया 1G है, बस यही अंतर है। नेट निपटाना का मतलब है कि विशेष बैंक शाखाओं से संबंधित लेन देन का होल्ड पर रखा जाता है, या फिर उस राशि के बेच के एक साथ प्रोसेसिंग होती है, और चाहे वो इनकमिंग हो या आउटगोइंग हो। तो इसमें क्या नेट का दिया है कि नेट का मतलब है कि एक विशेष बैंक शाखाओं से संबंधित लेन देन को होल्ड पर रखा जाता है। कोई एक बैंक शाखा है वो सिर्फ कन्वे करेगा, जल्दी ले भेजो, जल्दी लो, और चाहे वो इनकमिंग हो चाहे आउटगोइंग हो। इसमें न्यूनतम अधिकतम राशि लेन देन पर कोई सीमा, न्यूनतम अधिकतम लेन देन मूल्य पर कोई सीमा। अरे भैया इसमें कितना लो, कितना डालो, कितना निकालो, कोई सीमा नहीं, समुद्र है, ठीक है। और RTGS और NEFT चाहे जितना पैसा लो डालो, कोई दिक्कत नहीं है। NEFT विदेशी, जो NEFT है तो यहाँ पे देख सकते हैं INFT विदेशी प्रेसों के इस्तेमाल में नहीं किया जाता उसमें। और NEFT बता दें, NEFT है वो विदेशी, वहाँ से पैसा नहीं मंगा सकते हो, ठीक है, विदेश से पैसा नहीं आ सकता। कितना समझ गए। अब चलिए अगले टॉपिक पर। इसमें क्या है भैया, RTGS AEPS आधार सक्षम प्रणाली भुगतान। आधार कार्ड से पैसा यहाँ निकलता है, आधार कार्ड से पैसा निकालें, ठीक है। तो RIGS AEPS इसका ये आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, आधार से पैसा निकालिए, यह भुगतान प्रणाली होती है आधार से पैसा निकालने की। जो आधार कार्ड एक व्यक्ति की ऑनलाइन यूजर ID प्रमाणित, जो एक ग्राहक के बैंक खाता से जुड़ा गया है। जैसे अपना जब आधार कार्ड से जब भी पैसा निकल पाएगा जब आप उसको बैंक से लिंक कराए हैं। इस ग्राहक को इसके लिए इस्तेमाल के मौजूदा बैंक खाते उसके आधार नंबर रजिस्टर करना होता है, ठीक है, उसका आधार नंबर बैंक से लिंक करना होता है। AEPS के माध्यम से ग्राहक पैसे निकालेगा, नकदी जमा करेगा, बैलेंस जांच करेगा, धन इधर से उधर भेज सकता है। प्रतिदिन खाता लेन देन की अधिकतम राशि क्या होगी, 50,000 रुपये रहेगी। यह लेन देन समान रूप से व्यापार संवाददाताओं सेवा केंद्र द्वारा संचालित किया जाएगा। इसको भैया सब कोई नहीं ले सकता है मोबाइल में, इसको लेने के लिए तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जो जहाँ सहज जन सेवा केंद्र पर जाके कहेंगे भैया हमारा आधार कार्ड से पैसा निकाल दीजिए ATM नहीं, तो वहाँ से आपका निकाल देगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा है RTGS MTSM मनी ट्रांसफ़र सेवा योजना, ठीक है। ये क्या है भैया, यह भारत के लाभार्थी को विदेश से व्यक्तिगत धन का स्थानांतरण। भैया अब RTGS ये भी सुविधा है। हम यहाँ हैं MTSS मनी ट्रांसफ़र सेवा योजना। इसके माध्यम से भारत में यह केवल इनकमिंग प्रेषण की अनुमति है, इसमें कोई आउटगोइंग प्रेषण की अनुमति नहीं भैया। इसमें इनकमिंग कल आ जाएगी, विदेश से पैसा आ जाएगा मगर विदेश में पैसा नहीं भेज सकते भैया, ठीक है। इस माध्यम से अधिकतम कितना ले सकते हैं, 50,000 रुपये भेजा जा सकता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 बार लेन देन की अनुमति कितना है अधिकतम, इस माध्यम से अधिकतम 50,000 रुपये एक बार में भेजे जा सकते हैं। और 50,000 गुणे 30 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, अब 5 0 15 लाख रुपए से अधिक नहीं कर सकते आप एक महीने में, ठीक है। 30 बार से अधिक लेन देन नहीं हो सकता है, इतना याद रखिएगा। हमारा अगला क्या है, RTGS नेपाल विशेषण योजना। अरे भैया नेपाल के लिए भी बना दिया क्या RTGS, यह भारत से नेपाल के लिए एक प्रेषण सुविधा है। अधिकतम राशि कितना भेज सकते हैं नेपाल में, 50,000। लाभार्थियों की राशि नेपाली रुपए में प्राप्त होगी। और कैसे प्राप्त होगी नेपाल के लोगों को, नेपाली रुपया में, जब पैसा भेजिए गचागच यहाँ से 1 रुपया 10 रुपया हो जाएगा,
वहाँ से सामान इधर भेजिए, ठीक है, खूब पैसा इधर उधर करिए। फिर हमारा क्या है, वाइट लेबल एटीएम। वाह, वाइट लेबल एटीएम। वाइट लेबल एटीएम वे एटीएम है जिनका स्वामित्व व संचालन उन गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा किया जाता है जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी में शामिल किया गया था। वाइट लेबल एटीएम वह यूज कर सकता है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 के तहत उनको गैर बैंकिंग संस्था है, वो बैंकिंग नहीं है, तब भी वो बैंक की तरह एटीएम का उपयोग अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्राउन लेबल एटीएम। ब्राउन मुंडे कि ब्राउन मुंडे, ठीक है, ब्राउन लेबल एटीएम। ये एटीएम क्या है भैया, इन एटीएम का स्वामित्व के प्रबंधक सेवा प्रदान होता है, रखा जाता है, जबकि बैंक जिसका ब्रांड एटीएम पर इस्तेमाल किया जाता है नकदी प्रबंधक और नेटवर्क कनेक्टिविटी का ख्याल रखता है। इन एटीएम का स्वामित्व प्रबंधक सेवा प्रदाता द्वारा रखा जाता है, जबकि बैंक जिसका ब्रांड एटीएम पर इस्तेमाल किया जाता है। यह एटीएम होता है जिसका कोई कंपनी है, मान लीजिए अपने ग्राहकों के लिए अपना अपना रख दिया, मगर उसका ब्रांड हो गया तो वो किसी भी ब्रांड एटीएम से उसका इस्तेमाल कर सकता है। नकदी प्रबंधक और नेटवर्क कनेक्टिविटी का ख्याल रखता है। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई कंपनी है, ठीक है, कोई ब्रांडेड अपने ग्राहकों को क्या दे दिया, एटीएम दे दिया, कहा आपने जाए जिंदा 10,000 डाल दिया, ऐसा करो, तो वो क्या करेगा, जाके किसी बैंक से नकदी निकालेगा, मगर जो उसका नेटवर्क रहेगा वो बैंक ही उसका संचालन करेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले ब्राउन लेवल के बाद ऑनलाइन एटीएम। एटीएम में कई प्रकार होते हैं। ऑनलाइन एटीएम, ये एटीएम हर समय बैंक के डेटाबेस से जुड़े होते हैं और ऑनलाइन लेन देन वास्तविक समय प्रदान करते हैं। धन निकासी समय सीमा और खाते में शेष राशि की लगातार बैंक द्वारा निगरानी की जाती है। जो आपका एटीएम होता है, जैसे पैसा निकालें खर्च से मैसेज आएगा, जैसे पैसा डालेंगे खर्च से मैसेज आएगा, वो सब ऑनलाइन एटीएम होता है। ठीक है, और इसके बाद ऑफलाइन एटीएम। ये एटीएम बैंक के डेटाबेस से जुड़े नहीं होते हैं, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी एटीएम होता है। इसमें क्या होता है कि यह एटीएम डेटाबेस से जुड़े नहीं होते हैं, इसलिए इनकी एक पूर्व निर्धारित निकासी सीमा होती है। यह जुड़े तो रहते नहीं हैं आपके बैंक से, तो उसमें एक सीमा होती है जो उतनी ही राशि निकाल सकते हैं, चाहे आपके खाते में शेष राशि कितनी भी हो। उस एटीएम से 1 लाख लग जाएगा, 50,000 से अधिक नहीं निकाल सकते। आपके खाते में 10 लाख रहे तब भी नहीं निकाल सकते 50,000 से, तो लाख लग गया, हम नहीं निकाल सकते। उसका लेखा जोखा ऑफलाइन होता है। अगर आपके खाते में राशि शेष नहीं है और आप एक पोस्ट ऑफलाइन एटीएम में हो और शेष राशि से अधिक पैसे निकालना चाहते, तब भी उस समय आपको नकद मिल जाएगा और बाद में उसके खाते में वो राशि काट ली जाएगी। हालांकि बैंक आपके बैलेंस से अधिक निकासी के लिए कुछ जुर्माना भी चार्ज कर सकता है। मान लीजिए अगर आपके खाते में राशि शेष नहीं है, राशि खत्म हो गई और आप एक ऑफलाइन एटीएम में हैं और शेष राशि से अधिक पैसे की निकासी करना चाहते हैं, तब भी उस समय आपको नकद मिल जाएगा। आपकी बैंक में पैसा नहीं है, ठीक है, और आपकी एटीएम की लिमिट है कि आप 50,000 से अधिक नहीं निकाल सकते हैं और आपके बैंक में पैसा है नहीं। ऑफलाइन होता है एटीएम, इसमें कोई रहता नहीं है और आपने गया गच्चे से 50,000 निकाल लिया, आपके खाते में 0 रुपया है, और उसके बाद क्या हो गया, और बाद में जब बैंक उसको ऑनलाइन करेगा, कहेगा भाई बेटा हम आपको लिमिट दिए थे एटीएम में 50,000 और अपने खाते में रखे थे 0 रुपये, तब भी निकाल लिए, तो उसके लिए क्या करेगा, कुछ जुर्माना भी चार्ज कर सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा स्टैंड अलोन एटीएम। स्टैंड अलोन एटीएम क्या है, स्टैंड अलोन एटीएम किसी भी एटीएम के साथ नेटवर्क नहीं जुड़े होते हैं, इसलिए उनके लेन देन केवल एटीएम की शाखा और लिंक शाखाओं तक ही सीमित रहता है। स्टैंड अलोन एटीएम के विपरीत नेटवर्क एटीएम होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं। यहाँ पे एलोन अकेला, किसी से कोई संपर्क नहीं जुड़े रहता है, नहीं लेंगे, ये सिर्फ जुड़े रहते हैं एक से, या तो एटीएम की शाखा और लिंक शाखाओं तक ही सीमित रहते हैं। स्टैंड अलोन एटीएम के विपरीत नेटवर्क एटीएम होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्टैंड अलोन एटीएम। हमारा अगला क्या है, ऑन साइट एटीएम। ऑन साइट एटीएम अपने बैंक की शाखा के बगल में होते हैं। ऑन साइट कोई बैंक है उसके आसपास या सामने एक खुला रहेगा, वो उचित संदर्भ या आसपास में स्थापित होते हैं। ये एटीएम एक शाखा के परिसर के भीतर स्थापित होती है और ये क्या होती है, एक शाखा के अंदर ही स्थापित होती है। इन्हें ऑन साइट एटीएम कहते हैं। ठीक है, हमारा क्या है, ऑफ साइट एटीएम। ऑफ साइट एटीएम कहीं भी लेकिन शाखा परिषद के भीतर स्थापित नहीं होती है, अर्थात शाखा के बगल में स्थापित नहीं होते। यह शॉपिंग मॉल, शॉपिंग बाजारों, हवाई अड्डों, अस्पतालों, व्यापार क्षेत्रों आदि के बगल में स्थापित होते हैं। यह बैंक के अंदर नहीं स्थापित होते, ना कि उसके परिषद में, ना कि अगल बगल। हमारा है बचत खाता। तो आज हम यही समाप्त करते हैं, ये हम लोग कल पढ़ेंगे बचत खाता। ठीक है, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे और कल आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है, और आपने अभी तक हमारे चैनल को अरे भैया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, आपका कुछ नहीं जाएगा भैया। ठीक है,
तो लाइक से सब्सक्राइब जम के करिए और चलते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बचत खाता, कितने प्रकार के बचत खाता होते, ठीक है, उसके बारे में। इंसाफ जय हिंद। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।